नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं हूं सीएल सैनी, CDRK सैनी बीएड क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आप द्वारा हमारे चैनल के इस हेल्पलाइन नंबर पर आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड जो भी टॉपिक हमें सेंड किए जाते हैं उन्हें हम ऑनलाइन समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हम पुरस्कार एवं दंड का अर्थ, परिभाषा और प्रकारों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है और ये हो सकता है आपकी परीक्षा में 101% आ जाए। दोस्तों, जो पुरस्कार और दंड होता है इसके अंतर्गत हमारे परिवार की, विद्यालय की और समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बालक बालिकाओं को जो पुरस्कार मिलता है या जो दंड मिलता है, ये आप सभी जानते हैं परिवार के माध्यम से भी मिलता है, विद्यालय के माध्यम से भी मिलता है और समाज के माध्यम से भी मिलता है। तो यहाँ पर बालक बालिकाओं पर कई तरह के सकारात्मक प्रभाव भी आते हैं तो नकारात्मक प्रभाव भी आते हैं और कई बार इन पुरस्कार और दंडों के माध्यम से बालक का विकास सही दिशा में हो जाता है। तो दोस्तों, आप सब बने रहें हमारे साथ, हमारे इस चैनल के साथ। और दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन के बटन को जरूर दबावें, जिससे आपको प्रतिदिन हमारी होने वाली लाइव क्लास के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। सबसे पहले हम पुरस्कार का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। सीखने की प्रक्रिया में पुरस्कार और दंड का विशेष महत्व होता है। अच्छा कार्य करने पर पुरस्कार और बुरा कार्य करने पर दंड मिलना एक स्वाभाविक बात है। पुरस्कार एक सुखद अनुभव के रूप में प्राप्त होता है जो कि अच्छे कार्य करने पर व्यक्ति को प्राप्त होता है। किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा भी किसी भी व्यक्ति को अच्छे कार्य करने के उपलक्ष्य में पुरस्कार प्रदान किया जा सकता है, लेकिन शिक्षा में पुरस्कार का महत्व मुख्यतः अनुशासन स्थापित करने से होता है। वास्तव में पुरस्कार अच्छे कार्यों की प्रेरणा देता है, जबकि दंड बुरे कार्यों को करने से रोकता है। दोस्तों, जो पुरस्कार होता है ये हमें विद्यालय के माध्यम से भी मिलता है, हमारे समाज के माध्यम से भी मिलता है और किसी संस्था द्वारा भी मिलता है। जो पुरस्कार बालक बालिकाओं को मिलता है ये बालक बालिकाओं को प्रोत्साहित करता है, आनंदित करता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करता है। और जो दंड है ये बुरे कार्यों पर लगाम लगाने हेतु प्रदान किया जाता है। पुरस्कार का अर्थ बालक को अच्छे कार्यों को करने के फलस्वरूप सुखद अनुभूति कराने से है। अच्छे कार्यों को करने से बालक को उल्लास तथा आनंद की अनुभूति होती है। वह पुनः श्रेष्ठ कार्यों को करने के लिए उत्साहित होता है तथा प्रेरित होता है। पुरस्कार प्राप्ति की आकांक्षा से ही बालक श्रेष्ठ कार्य करने के लिए तत्पर होते हैं और अपनी क्षमताओं का अभूतपूर्व प्रदर्शन भी करता है। इस प्रकार पुरस्कार एक प्रेरणादायक तथा लाभकारी प्रेरक का कार्य करता है। दोस्तों, यदि हमें परिवार में या समाज में या विद्यालय में बालक बालिकाओं का अच्छे से विकास करना है तो हमें बालक बालिकाओं को पुरस्कार प्रदान करने होंगे। पुरस्कारों के माध्यम से उन्हें अभिप्रेरित करना होगा, जिससे कि बालक में जो क्षमताएं हैं उन क्षमताओं का विकास हो सके, बालक अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ सके। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पुरस्कार होता है ये सकारात्मक अभिप्रेरणा का द्योतक होता है, जो दंड होता है ये नकारात्मक अभिप्रेरणा का द्योतक होता है। इसलिए हमें बालकों को अधिक से अधिक पुरस्कार प्रदान करना चाहिए, उनका हौसला जाहिर करना चाहिए, जिससे कि उनका अच्छे से विकास हो सके। क्योंकि पुरस्कार बालकों को आनंद की अनुभूति देता है, उन्हें उत्साहित करता है, उन्हें अभिप्रेरित करता है
और उनमें अभूतपूर्व प्रदर्शन करने की योग्यता भी विकसित करता है। जो पुरस्कार की कुछ परिभाषाएं इस प्रकार है। दोस्तों यहाँ पर सेवर्ड महोदय द्वारा बताया गया कि पुरस्कार व्यवहार पर अनुकूल प्रभाव डालने के लिए संबंधित कार्य के साथ सुखद स्मृति का संयोजन करता है। जो पुरस्कार होता है, ये पुरस्कार जो बालकों का व्यवहार है, इसको अनुकूल प्रभाव डालने का एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। इससे बालकों की सुखद स्मृति का विकास होता है, चाहे वो परिवार से रिलेटेड हो, समाज से रिलेटेड हो या विद्यालय से रिलेटेड हो। इसके बाद हरलोक महोदय ने भी पुरस्कार की परिभाषा हमें दी है। इन्होंने बताया है कि पुरस्कार वांछित कार्य के साथ सुखद साहचर्य स्थापित करने का एक साधन है। देखिए यहाँ पर पुरस्कार मिलने से छात्र छात्राओं में क्या होता है, एक सुखद साहचर्य स्थापित होता है और उसी के द्वारा बालकों का पारिवारिक, सामाजिक और विद्यालय विकास होता है। इसके बाद रायब्रन महोदय ने भी पुरस्कार की परिभाषा बताई है। पुरस्कार बालक में सर्वोत्तम कार्य करने की भावना जागृत करता है। उपयुक्त वर्णित परिभाषाओं द्वारा पुरस्कार का अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में पुरस्कार एक साधन है जो संबंधित व्यक्ति या बालक को अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करने हेतु इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, जितना हम पुरस्कार का प्रयोग करेंगे, बालक बालिकाओं में अच्छा विकास होगा, बालक बालिका अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ेंगे, उनका पारिवारिक, सामाजिक और विद्यालय विकास अच्छे से हो पाएगा। तो यहाँ पर जो पुरस्कार है, ये पुरस्कार बालकों को अपने लक्ष्य की ओर ले जाने का सर्वोत्तम कार्य माना जाता है। इसी तरह यहाँ पर पुरस्कार के प्रकार कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला है आदर या सम्मान। जब कोई बालक अध्ययन, खेलकूद, अनुशासन आदि के क्षेत्र में विशेष योग्यता का प्रदर्शन करता है तो उसे छात्रों, अध्यापकों और विद्यालय की ओर से सम्मानित किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि विद्यालय का कोई छात्र बोर्ड की परीक्षा में प्रदेश भर में प्रथम स्थान प्राप्त करता है तो विद्यालय की ओर से उसे सम्मानित किया जाता है। इस प्रकार से दिए जाने वाले पुरस्कार को उच्च कोटि का पुरस्कार माना जाता है, जिससे बालक बालिकाओं का उत्साहवर्धन होता है, आनंद की अनुभूति वो करता है और अधिक वो आगे अच्छी मेहनत करने का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ पर आदर एवं सम्मान के माध्यम से भी बालकों को पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके बाद प्रशंसा। यदि कोई बालक पढ़ने, लिखने, खेल कूद, नाटक आदि में विशेष योग्यता प्रदर्शित करता है तो विद्यालय के सभी छात्रों के समक्ष उसकी प्रशंसा की जाती है कि बहुत अच्छा कार्य किया है, शाबाश, इसी तरह आगे अच्छे कार्य करते रहना, जिससे कि बालक मोटिवेट होता है, उसे गौरवान्वित किया जाता है। इस प्रकार की प्रशंसा से बालक की आत्म संतुष्टि होती है और उसका उत्साहवर्धन होता है। प्रशंसा पाने के लिए वह पहले से भी अधिक उत्तम कार्य करने के लिए प्रोत्साहित होता है। यानी कि जिस कार्य के लिए बालक की प्रशंसा की गई, उससे अधिक वो कार्य अगले समय में करेगा, क्योंकि उसकी प्रशंसा की गई है और उस प्रशंसा के द्वारा वो बालक मोटिवेट होता है। तो इसलिए हमें बालकों की समय समय पर उनकी योग्यताओं के अनुसार, उनके कार्यों के अनुसार हमें प्रशंसा करनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पुरस्कार है छात्रवृत्ति। यदि कोई बालक अपनी कक्षा में निरंतर विशिष्ट सफलता प्राप्त करता है और सदैव प्रथम स्थान प्राप्त करता है तो उसे प्रति माह छात्रवृत्ति के रूप में एक निश्चित धनराशि प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति से छात्र को परिश्रम करने की सशक्त प्रेरणा मिलती है और उसका उत्साहवर्धन होता है। ये भी एक पुरस्कार है छात्रवृत्ति। इसके बाद नेक्स्ट पुरस्कार सुविधाएं। कक्षा में पढ़ाई लिखाई तथा विद्यालय में खेल कूद में अग्रणी रहने वाले बालकों को
कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती है। विद्यालय शुल्क में छूट, छात्रावास में निःशुल्क रहने की सुविधा, पुस्तकों की निःशुल्क व्यवस्था आदि सुविधाएं प्रतिभावान बालकों को प्रत्येक विद्यालय से प्राप्त होती है। इन सुविधाओं से बालकों को निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त होती है। तो दोस्तों यहाँ पर बालकों को अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध करवाना चाहिए, जब वो अच्छे कार्य करे, अच्छा स्थान प्राप्त करे, जिससे कि बालक उत्साहवर्धित रहे और आगे और अच्छा करने का प्रयास करे। इसके बाद नेक्स्ट पुरस्कार होता है प्रमाण पत्र। विद्यालयों में विभिन्न योग्यताओं के प्रदर्शन के उपलक्ष्य में छात्रों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाते हैं। इन प्रमाण पत्रों से भी छात्रों को अच्छे कार्य करने की प्रेरणा मिलती है, क्योंकि जब प्रमाण पत्र वितरित किए जाते हैं तो सबके सामने उस बालक को प्रोत्साहित किया जाता है, पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो बालक में कुछ नया करने का वो जज्बा, उत्साहवर्धन उसके द्वारा होता है। इसके बाद नेक्स्ट पुरस्कार होता है प्रगति पत्र पर अंकन। छात्रों के प्रगति पत्र पर उनकी विशिष्ट योग्यताओं से संबंधित अंकन भी किए जाते हैं। जैसे परीक्षा में प्रथम श्रेणी या अनुशासन प्रिय छात्रों का ज्ञान लोगों को ही हो जाता है। दूसरी ओर छात्र भी उन्हें लोगों को दिखाने में हर्ष तथा गर्व का अनुभव करते हैं। दोस्तों, जो छात्रों को पासिंग आउट मार्कशीट, अंक तालिकाएं प्रदान की जाती है, उन पर भी छात्रों को प्रोत्साहित करने हेतु जो पुरस्कार नामक यानी कि प्रगति पत्र पर अच्छा, बहुत अच्छा, या खेल कूद में प्रथम या कक्षा में स्थान में प्रथम आदि से रिलेटेड अंकन किया जाता है, तो बालक में उत्साहवर्धन होता है कि यार मैंने अच्छा कार्य किया और मेरी जो अंक तालिका है इस पर अच्छा लिखा हुआ है। इसके बाद पदक या मेडल। शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्टता प्राप्त करने पर छात्रों को स्वर्ण पदक, रजत पदक या कांस्य पदक आदि धातुओं के पदक एवं तमके या मेडल प्रदान किए जाते हैं। इससे भी छात्र छात्रा प्रोत्साहित होते हैं। इसके बाद उपयोगी वस्तुएं। कॉलेज के वार्षिक उत्सवों के अवसर पर प्रत्येक विद्यालय में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। जो छात्र इन प्रतियोगिताओं में विजयी होते हैं उन्हें पुस्तकें, बनियाने, टी शर्ट, घड़ी, कलम, हॉकी, जूते, मोजे आदि अनेक उपयोगी वस्तुएं पुरस्कार के रूप में प्रदान की जाती है। इन वस्तुओं से भी छात्रों को प्रोत्साहन मिलता है, छात्र उत्साही होते हैं और आनंदित होते हुए वो नेक्स्ट बार में और अधिक अच्छा करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद शील्ड और कप। खेल कूद, वाद विवाद तथा निबंध आदि की प्रतियोगिताओं में विजेताओं को व्यक्तिगत या सामूहिक दोनों रूप में शील्ड या कप प्रदान किए जाते हैं। जैसे फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए निर्धारित विशेष कप होता है। इसके अतिरिक्त विजेताओं को बहुत सी अन्य वस्तुएं भी पुरस्कार के रूप में प्रदान की जाती है। दोस्तों, इन पुरस्कारों से बालकों का जो पारिवारिक विकास है, सामाजिक विकास है या विद्यालय विकास है, ये अच्छे से हो पाता है। बालक समाज में अलग ही पहचान स्थापित करता है और परिवारजनों द्वारा भी उसे बार बार मोटिवेट किया जाता है और बालक स्वयं भी मोटिवेट होता है कि मुझे पुरस्कार मिला है तो अगली बार और अधिक अच्छा पुरस्कार मैं प्राप्त करूं। तो यहाँ पर पुरस्कारों के माध्यम से बालक बालिकाओं को अच्छे से मोटिवेट किया जा सकता है, आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है। इसलिए दोस्तों, जब भी आपको मौका मिले बालकों को अधिक से अधिक उत्साहित कीजिए, प्रोत्साहित कीजिए, पुरस्कार प्रदान कीजिए, जिससे बालक अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाएं। इसके बाद सफलता। किसी कार्य में सफलता का मिलना ही एक बड़ा पुरस्कार होता है, क्योंकि सफलता से बालक की आत्म संतुष्टि होती है तथा वह प्रगति पथ पर बढ़ने के लिए प्रेरित तथा प्रोत्साहित होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सफलता से भी सफलता मिलती है और सफलता के द्वारा भी बालक प्रोत्साहित होता है। तो यहाँ पर बालक यदि अपने लक्ष्य में विशेष ध्यान देगा तो वो सफल होगा और सफल होगा तो
वो लगातार आगे बढ़ता जाएगा। दोस्तों यहाँ पर पुरस्कार देने से क्या क्या लाभ होते हैं? अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कार प्राप्त करने की इच्छा से बालकों में प्रतियोगिता का विकास होता है। बालक प्रत्येक प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए तत्पर रहते हैं। पुरस्कार प्राप्त करने से बालकों में अनेक शक्तियों के प्रति विश्वास जागृत होता है। उनमें साहस की भूमिका उत्पन्न होती है, आत्मविश्वास जागृत होता है। इसके बाद पुरस्कार प्राप्त करने से आनंद एवं प्रेरणा की अनुभूति मिलती है। दोस्तों पुरस्कार प्रदान करने से बालक बालिका आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं और उन्हें मोटिवेशन मिलता है। पुरस्कार प्राप्ति के लिए बालक नियमित रूप से कार्य या व्यवहार करता है। दोस्तों इससे क्या होता है? पुरस्कार देने से बालक अधिक से अधिक मोटिवेट होते हैं, उत्साहवर्धित होते हैं और आगे कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों अब हम आपसे चर्चा करते हैं दंड के बारे में। जब भी कहीं पुरस्कार की चर्चा होती है वहीं साथ ही साथ दंड की भी बात की जाती है। दंड और पुरस्कार दो विरोधी अवधारणाएं हैं। पुरस्कार जहां सुखदायक है वहीं ही दंड कष्टदायी है। पुरस्कार को उद्देश्य बालकों को आनंद की अनुभूति कराना है, जबकि दंड का लक्ष्य बालकों को कष्ट की अनुभूति कराना है। जब किसी बालक को किसी कार्य के लिए परिणाम स्वरूप कष्टदायक अनुभव प्राप्त होता है, चाहे वो प्रकृति प्रदत्त हो या अर्जित हो, तब उसे दंड कहा जाता है। सृष्टि के प्रारंभ से ही दंड व्यवस्था रही है। जब कोई व्यक्ति प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करता है तो समाज उसे दंड देता है। सामान्य अर्थ में निर्धारित नियमों का पालन न करना तथा उनके अनुकूल बराबर कार्य न करना ही अपराध है। दंड अक्सर वह प्रतिक्रिया है जो विद्यालय या समाज द्वारा अपराधी के आचरण के विरुद्ध प्रदर्शित की जाती है। इस प्रकार दंड का अर्थ है कष्ट, जुर्माना या न्याय अनुसार दंड, शारीरिक पीड़ा या डांट फटकार देना। दोस्तों विद्यालय में तो बालकों को किसी तरह का दंड देना ही नहीं चाहिए, लेकिन कोई आपराधिक प्रवृत्ति का बालक है तो उसे दंड देना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा बालकों को तो पुरस्कार प्रदान करना चाहिए, उनका हौसला जाहिर करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो दंड होता है ये शरीर के लिए कष्टदायक होता है और दोस्तों जो दंड होता है ये प्रकृति प्रदत्त भी होता है और हम यहाँ पर कृत्रिम रूप से भी बालकों को दंड प्रदान करते हैं। और मान लीजिए कोई ज्यादा ही बड़े, कोई हत्यारे हैं, हिंसाओं में लिप्त व्यक्ति हैं या कोई बलात्कारी है तो उनको हमारी सरकार है, हमारे जो न्यायालय है वो नियमानुसार दंड देती है, क्योंकि वो ऐसा कार्य कर देते हैं जो समाज के नियम विरुद्ध होता है। दंड के सामान्य अर्थ को जान लेने के उपरांत दंड की कुछ व्यवस्थित परिभाषाओं का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर दंड की प्रमुख परिभाषाएं किन किन के द्वारा बताई गई। पहली है सदरलैंड के अनुसार, दंड में वह पीड़ा या कष्ट निहित है जो जानबूझकर दी जाती है और किसी ऐसे मूल्य द्वारा उचित ठहराई जाती है जिससे उसे पीड़ा में छिपा माना जाता है कि इसको कष्ट देंगे तो इसका भला होगा। इसके बाद टेस्ट के अनुसार हम दंड की परिभाषा उस चेतन दबाव के रूप में कर सकते हैं जो समाज की शांति भंग करने वाले व्यक्ति को अवांछनीय अनुभवों वाला कष्ट देता है। ये कष्ट सदैव ही उस व्यक्ति के हित में नहीं होता है, लेकिन उसने गलती की है इसलिए दंड दिया गया है। थॉमसन के अनुसार दंड एक साधन है जिसके द्वारा अवांछनीय कार्य करने के साथ दुखद भावना को संबंधित करके उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। मान लीजिए कोई गलत कार्य कर देता है या कोई दुखद कार्य कर देता है तो उसका छुटकारा देने हेतु या उसे सुधारने हेतु दंड की व्यवस्था की जाती है। सेना के अनुसार दंड एक प्रकार की सामाजिक निंदा है। इसमें यह आवश्यक नहीं है कि पीड़ा या कष्ट सम्मिलित हो। दोस्तों यहाँ पर जब समाज द्वारा पीड़ा या कष्ट दिया जाता है तो यहाँ पर सेना महोदय इसको अवांछनीय मानते हैं, ये सामाजिक निंदा मानते हैं।
तो यहाँ पर दंड के प्रकार कौन कौन से हैं? यहाँ पर सबसे पहले सरल दंड। सरल दंड किस प्रकार के होते हैं? सरल दंड वे होते हैं जिसके देने से दंडित होने वाले को कोई बड़ी शारीरिक क्षति नहीं पहुंचती है। यहाँ पर पहला शारीरिक दंड है डांटना या फटकारना। छोटे मोटे अपराधों के लिए बालक को सबके सामने डांटना, फटकारना या झिड़क देना ही पर्याप्त है। सबके सामने डांटे जाने पर बालक लज्जित हो जाते हैं और साधारणतया अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करते हैं। लेकिन डांटना फटकारना समयानुकूल हो और केवल आवश्यकता पड़ने पर ही इसका प्रयोग किया जाना चाहिए, अन्यथा बहुत अधिक डांटने पर बालक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और हो सकता है बालक कुसमायोजित हो जाए। यानी कि वास्तव में बालक ने गलती की है तभी बालक को डांटना या फटकारना चाहिए, इसलिए तो इसे सरल दंड की श्रेणी में रखा गया है। इसके बाद अवकाश के बाद रोकना। जब कोई छात्र नियमित रूप से कक्षा में देर से आने लगे या गृह कार्य नियमित रूप से न करे तो विद्यालय के अवकाश के बाद भी उसे रोका जा सकता है। इस समय उसे पढ़ने लिखने का कार्य नहीं देना चाहिए, अन्यथा अध्ययन से अरुचि हो जाएगी। किंतु रोक लेने से उसके घर में सूचना अवश्य भिजवा देनी चाहिए कि बालक ने आज होमवर्क नहीं किया था, इसलिए हमने विद्यालय में रोक लिया है। तो दोस्तों, ये विदाउट शारीरिक पीड़ा के ये अवकाश के बाद रोकना सरल दंड है। इसके बाद आर्थिक दंड। कक्षा में देर से आने, लगातार कई दिनों तक कक्षा में अनुपस्थित रहने तथा विद्यालय की कोई वस्तु तोड़ देने पर छात्र को आर्थिक दंड दिया जा सकता है, किंतु वास्तव में यह दंड तो अभिभावकों को दिया जाता है क्योंकि उसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से बालक पर नहीं पड़ता है। तथापि बालकों की गलतियों के लिए उन्हें इस रूप में दंडित किया जा सकता है। आजकल विद्यालयों में आर्थिक दंड बहुत प्रचलित है क्योंकि यह दंड देना आसान होता है और अन्य प्रकार के दंडों के लिए अध्यापकों को सोच विचार करना पड़ता है। मान लीजिए अन्य दंड दें तो बालक में कुछ हो जाए, तो इस डर से आजकल विद्यालय महाविद्यालयों में जो आर्थिक दंड है ये बालकों को प्रदान किया जाता है, उन पर फाइन लगा दिया जाता है जिससे बालक सुधरने के कगार पर आए। इसके बाद नैतिक दंड। इसके अंतर्गत निम्नलिखित दंड दिए जाते हैं। पहला है अपमानित करना। कक्षा में गलती करने वाले छात्रों को मूर्ख बनाकर अपमानित किया जाता है, किंतु इससे छात्र में अध्यापक के प्रति प्रतिशोध की भावना उत्पन्न हो जाती है। यदि शिक्षक बालकों को अपमानित करेगा तो इससे शिक्षक के प्रति बैर भावना हो जाएगी और हो सकता है वो अध्यापक रास्ते में मिल जाए तो उसका सिर फोड़ दे या कुछ कर दे। तो ऐसा ये अपमानित करने वाला कार्य या दंड अच्छा नहीं है। इसके बाद समायाचना। अपराधी बालक को भरी कक्षा में या विद्यालय के सभी छात्रों के सामने समायाचना करने का आदेश भी दे दिया जाता है। यह भी एक दंड होता है कि सबके सामने सॉरी मांगी। इसके बाद स्थान परिवर्तन। गलती करने वाले छात्र को कक्षा में सबसे पीछे बिठा दिया जाता है या एक कोने से दूसरे कोने में बिठा देना ही इस प्रकार का दंड होता है, जो स्थान परिवर्तन से रिलेटेड नैतिक दंड होता है। इसके बाद सुविधाओं से वंचित करना। अपराध करने पर परिस्थिति के अनुकूल छात्रों को अनेक सुविधाओं से वंचित कर देना भी एक दंड है। ये सुविधाएं हैं आदि या पूरी शुल्क छूट को रद्द करना, पुस्तकीय सहायता से वंचित कर देना, छात्रावास में निःशुल्क रहने की सुविधा को समाप्त कर देना। ये सुविधाओं से वंचित करने वाले नैतिक दंड है। तो दोस्तों, यहाँ नेक्स्ट प्रकार का नैतिक दंड होता है कक्षा में प्रवेश पर निषेध। कक्षा में निरंतर अन्य छात्रों को परेशान करने, उन छात्रों को कक्षा के अंदर आने की अनुमति न देने पर भी एक दंड होता है। कुछ अध्यापक देर से आने वाले छात्रों को भी कक्षा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देते हैं। इससे उनकी पढ़ाई में क्षति पहुंचती है और वो अन्य बुराइयों में लिप्त हो जाते हैं। अतः ये दंड किन्हीं विशेष परिस्थितियों में ही दिया जाना चाहिए। इसके बाद विद्यालय से निष्कासन भी एक नैतिक दंड होता है। गंभीर अपराध करने या बार बार अपराध करने पर छात्र को विद्यालय से
निष्कासित कर दिया जाता है। लेकिन मनोवैज्ञानिक इस दंड को अनुचित मानते हैं, क्योंकि इससे छात्र में सुधार नहीं होता, छात्र और अधिक अपराध प्रवृत्ति की ओर बढ़ जाता है। इसके बाद अतिरिक्त कार्य देना, ऐसे छात्रों को जो खाली समय होने के कारण या जल्दी कार्य कर लेने पर बदमाशी करते हैं, अतिरिक्त कार्य दे देना चाहिए ताकि वे काम में लगे रहें। लेकिन यह दंड भी बड़ी सावधानी के साथ देना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि यदि कार्य से उन्हें शिक्षा में अरुचि उत्पन्न हो जाए। इसके बाद खेल तथा अन्य सामूहिक कार्यों से वंचित करना, छात्रों में एक साथ कार्य करने, खेलने तथा बातें करने की भावना बड़ी प्रबल होती है, अतः सामूहिक कार्यों से वंचित कर देने पर और कुछ समय के लिए अकेला हो जाने पर छात्र को कष्ट होता है। इसलिए समय अनुकूल ये एक उपयोगी दंड होता है कि खेल तथा अन्य सामूहिक कार्यों से कुछ समय के लिए छात्रों से को निष्कासित कर दिया जाए, जिससे कि बालकों में सुधार आ सके। इसके बाद प्रगति पत्र पर उल्लेख, छात्र के प्रगति पत्र पर अपराध का विवरण लिख दिया जाए, जिससे छात्र तथा उसके प्रगति पत्र को पढ़ने वाले अपराध के विषय में जान जाए और छात्र को उससे लज्जा का अनुभव हो। इसके बाद शारीरिक दंड या कठोर दंड, शारीरिक दंड के अंतर्गत थप्पड़ मारना, घूसा जमाना, कान उमेड़ना, बेत मारना, मुर्गा बनाना तथा दंड बैठक कराना आदि है। पहले विद्यालयों में इस प्रकार के दंडों का विशेष प्रचलन था, लेकिन कभी कभी इनके भयंकर परिणाम भी हो जाते हैं और बालक अंगविहीन तक हो जाते हैं। लेकिन आजकल सामान्यतः इन सब दंडों का प्रयोग वर्जित कर दिया गया है। इन दंडों का प्रयोग तभी करना चाहिए तब अन्य सभी उपाय असफल हो जाए, यानी कि ये तो लास्ट की बात होती है कि इस तरह शारीरिक कठोर दंड दिए जाए। जहां तक संभव हो सुधारात्मक दंड ही देने चाहिए। यदि शारीरिक दंड देने आवश्यक ही हो तो ये केवल शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट बच्चों को ही दिया जाना चाहिए। कमजोर तथा 14 वर्ष से कम आयु वर्ग छात्रों को यह दंड न दिया जाए, न ही क्रोध के आवेश में दिए जाएं। लेकिन ऐसे दंड अपराध करने के तुरंत बाद ही दे दिए जाने चाहिए और कुछ ही समय के लिए देना चाहिए। ये नहीं कि सुबह से शाम तक दे दिए, तो इससे बालकों में नकारात्मक भावना का विकास शिक्षक और विद्यालय प्रशासन के प्रति हो जाता है। तो दोस्तों, आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हमने आपको पुरस्कार का अर्थ, पुरस्कार की परिभाषा और पुरस्कार के प्रकारों के बारे में बताया। इसी तरह दोस्तों आपको दंड का अर्थ, दंड की परिभाषाएं और दंड के प्रकारों के बारे में बताया। दोस्तों, आज की लाइव क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। और दोस्तों, यह टॉपिक आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे से तैयार कर ले। हो सकता है आपके यह प्रश्न निबंधात्मक रूप में आ जाए। तो दोस्तों, आज की लाइव क्लास में बस इतना ही। न्यू लाइव क्लास के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे CDRK सैनी बीएड क्लासेज में CL सैनी के साथ। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।